दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर उषा रानी राव। डॉक्टर उषा रानी राव के बारे में आप जानते भी होंगे क्योंकि पहले भी हमारे मंच पर आ चुकी हैं ये। मैं फिर भी थोड़ा इनका शॉर्ट में परिचय दे रहा हूँ। ये कर्नाटका में एक राजकीय महाविद्यालय है, वहाँ पर ये हिंदी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और मतलब प्राध्यापक होने के साथ साथ ये कवि हैं, लेखक हैं, मतलब साहित्यकार हैं कंप्लीट। इन्होंने हिंदी में बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कर्नाटका साहित्य का भी मतलब इन्होंने अनुवाद किया है। और आज जैसे इनसे मेरी बातचीत हो रही थी, वो एक कर्नाटका के एक बहुत ही सिद्ध दलित कवि की उनकी कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया, जो प्रकाशित भी हुआ है। उसका ये पाठ भी करेंगी। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में रेगुलर छपती रही हैं और एक तरह से अगर कहें तो ये एक प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार, स्त्री विमर्श पर भी इन्होंने बहुत सारा लेखन किया हुआ है। इनके कविता संग्रह भी कई आ चुके हैं और हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही, तो हो सकता है कि एक कविता संग्रह इनका और भी तैयार हो गया हो। तो इन सारी चीज़ों को दोबारा रिमाइंड कराते हुए मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि कार्यक्रम की शुरुआत करें और ये कर्नाटका के उस कवि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनकी कुछ कविताओं का पाठ करके हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय अरविंद कुमार जी। मुझे लगता है ये मैं दूसरी बार इसी महीने में आ रही हूँ। पिछली बार भी जब आई थी तो इसी महीने आई थी, अगस्त में। अच्छा, साल भर हो? जी, साल भर हो गया। और जितने भी लोग वहाँ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए उन सबको सादर नमस्कार कहूँगी। ये संवाद का आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हमारे कर्नाटक राज्य के कन्नड़ साहित्य के बड़े ही प्रतिष्ठित, चर्चित कवि और नाटककार, आलोचक, अगर कहूँ कि वो दलित कविता आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर सिद्धलिंगैया जी का पिछले दिनों 11 जून को, पिछले महीने करीब 1.5 महीने पहले उनका निधन हो गया। और ये बड़ा इत्तेफाक रहा कि वो जब मणिपाल में भर्ती रहे तो उन्हीं दिनों उनकी कविता समकालीन भारतीय साहित्य में उसका अनुवाद छपा और मैंने फेसबुक पर भी लगाया था उनके स्वस्थता की शुभकामना के साथ। खैर वे हमारे बीच में नहीं है, एक बड़ा क्षति है ये समाज के उन विचारों के मद्देनजर अगर कहूँ जिसमें हम शोषण देखते हैं, अन्याय देखते हैं और अनीति देखते हैं, उसके आवाज उठाने वालों में अग्रणी रहे हैं। तो मैं यहाँ उन दोनों कविताओं का पाठ करूँगी और उनको हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और आप सबकी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि कहूँगी कि उन्होंने जो अलख जगाई थी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की, रचनात्मकता के माध्यम से वह बनी रहेगी। आगे की पीढ़ियां भी लिख रही हैं और लिखती रहेंगी जब तक अन्याय दूर नहीं होगा, नहीं मिटेगा, यही विश्वास है। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली कविता। उनकी जो पहली कविता मैं सुनाने वाली हूँ, क्रांति गीत नाम है इसका। हो रहा बातों का क्षय, छट रहा रास्ते का भय, कांप रही है झोपड़ियां, हिल रही है कोठियां, भेदभाव के विरुद्ध असमानता के सोपान पर ध्वनित है चहो नवक्रांति का। कहते हैं हो रहा बातों का क्षय, छट रहा रास्ते का भय, कांप रही है झोपड़ियां, हिल रही है कोठियां, भेदभाव के विरुद्ध
असमानता के सोपान पर ध्वनित है चहुओं नवक्रांतिका की। झिझोड़ कर शोषकों को धधक रहे हैं लाल शोले। उठ रहा ऊंचा गगन में संघर्ष का यह फव्वारा। हुलस उठी है छाती, हो रही परे जड़ता, ध्वनित है चहुओं नवक्रांतिका की। भार उठाती भुजाओं से टपकती स्वेद की बूंदें, सुलगती आग बनकर धधकती हर स्पंदन में, ध्वनित है चहुओं नवक्रांतिका गीत। हत करने हत्यारे को साहस बनी है आंधी, हत करने हत्यारे को साहस बनी है आंधी। शोषण बना श्रृंगार शव का गूंजता दलित राग। श्मशान के दरारों से ध्वनित है चहुओं नवक्रांतिका गीत। पूजा में आश्रय में गुरुओं के चरणों में पड़े हुए धूर्तों को पकड़कर दबोचकर सबक सिखाने का समय, ध्वनित है चहुओं नवक्रांतिका गीत। तो ये पहली कविता थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब मैंने कविताओं को यहाँ पढ़ना शुरू किया कुछ एक साल से, तो मैंने ये पाया कि जो आक्रोश और जो छटपटाहट इतनी तीव्रता से यहाँ रेखांकित की गई है कविताओं में शब्दों के माध्यम से, ऐसा लगता है कि वो अंदर तक चीर देती है। और ये आक्रोश मैंने किसी भारतीय भाषा में नहीं देखा, ये जरूर कहना चाहूंगी। आगे एक और गीत जरूर सुनाना चाहूंगी इनकी। ऐसे मेरे लोग, बड़ी सहजता से कहते हैं ये मेरे लोग ऐसे हैं। भूख से बिलबिलाते गिट्टी मिट्टी ढोने वाले, मार खा बैठे हैं ऐसे मेरे लोग। भूख से बिलबिलाते गिट्टी मिट्टी ढोने वाले, मार खा बैठे हैं ऐसे मेरे लोग। पांव पांव पड़ने वाले, हाथ उनको जोड़ने वाले, उनके बने भक्त ऐसे मेरे लोग। खेतों में बीज बोने वाले, सूरज की आंच तपने वाले, फसलों की कटनी में पसीने से तरबतर ऐसे मेरे लोग। पेट पर कपड़ा बांधे हुए थक हार बैठे उस खाली हाथ लौटने वाले ऐसे मेरे लोग। और अंतिम इसका पदबंध है। ऊंचा मकान बांधने वाले, नीचे जमीन पर सोने वाले, ब्याज पर ब्याज चुकाने वाले, आवाज कभी न उठाने वाले, भाषण की आग में राख हुए ऐसे मेरे। तो ये दो कविताओं को मैंने चुना था आप सबके लिए, विशेष रूप से सिद्धलिंगैया जी के स्मृति में। बहुत सुंदर कविताएं दोनों हैं, बहुत सुंदर। जी। और अगर हम चंद्रशेखर कंबार जी की भी बात करें अगर, तो वो भी बड़े लोक मैं कहूँगी साहित्य से गहरे जुड़े बड़े नाटककार और कवि रहे हैं। और उनकी 4 लाइनें जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि उन्होंने भी कहा है कि आंखें खोलो कवि, सच कहता हूं आंखें खोलो, आंखों में सपनों को भरकर, साथ सूर्य की किरणों का शाम होते ही खो जाना, साथ सूर्य की किरणों का शाम होते ही खो जाना, मानो अपने को पीछे छोड़ जाना है। खोजना उसे मूर्खता कहलाता है, खो जाना उसका सपनों का खो जाना है। लोग हमें देखकर हंसते हैं कि हम उसे खोज रहे हैं, कर रहे हैं पीछा उन सपनों को। तो ये कुछ पंक्तियां थी जो मुझे याद आ गई उनकी। उनका संग्रह तैयार हो रहा है हिंदी में भी अभी अनुवाद, तो आने वाले समय में आप सबके लिए अवश्य उपलब्ध होगा। जब हम बात करते हैं
विशेष रूप से शोषण की, अन्याय की, या मैंने जैसे कहा कि अनीति की बात करते हैं तो हम सबका मन खट्टा हो जाता है। विशेष रूप से हम वे सब जिनमें संवेदनाएं हैं, जिनमें वास्तव में निष्पक्ष संवेदनाएं हैं, ये जरूर कहूंगी। और ये जो प्रगतिशील चेतना है, इसकी तीव्रता हमारे अंदर तभी महसूस हो पाती है जब हम मानवीय चिंतन को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो खैर, और इसका मुझे लगता है कि शोषण और अन्याय का प्रतिरोध बिना जन प्रतिरोध के बदलता नहीं है, समाज में बदलाव आता नहीं है। तो जब ये बात हो रही है तो मैं अपनी कविता जरूर आप सबके समक्ष लाना चाहूंगी। एक छोटी सी कविता और उसके बाद एक थोड़ी लंबी कविता सुनाना चाहूंगी जो इसी विषय पर, चूंकि आज हमने शुरू किया है शोषण, शोषितों के बारे में, वंचितों के बारे में हमने शुरू किया है। हम में से काफी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वंचित रह जाते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो। तो इसे मैं इस रूप में कहना चाहूंगी। जी, ये मेरी कविता है विकल्पहीनता। समाज की स्लेट पर लिखी है आज भी असहायता और विकल्पहीनता। समाज की स्लेट पर लिखी है आज भी असहायता और विकल्पहीनता, जो दोहराई जाती है हर बार ताजपोशी के बाद। आसमान चूमते नारों में धूल का काजल लगाए बैठी प्रजा चुपचाप फासलों की आड़ से। आसमान चूमते नारों में धूल का काजल लगाए बैठी प्रजा चुपचाप फासलों की आड़ से तकती है। श्रम की भेंट चढ़ाकर भी व्यवस्था की मनचाही जोत में जुतने को विवश होती है। पीढ़ी का कसेला धुआं चतुरी और होरी के हिस्से का बादल है। दोहरी मानसिकता का यह दौर, अंत का नहीं कोई छोर। एक ही सबक या बदल डालो या मिट जाओ। ये एक छोटी सी कविता थी मेरी, जो बड़े ही विचलित पलों में लिखी गई। हम सब साक्षी हैं राजनीतिक शोषण के। समाज विशेष रूप से राजनीतिक शोषण का शिकार है, ये कहना चाहूंगी मैं। और मुझे याद आता है हमारी जो दादी थी, वो हमें बहुत सारी लोक कथाएं सुनाया करती थी, और उनमें से एक कथा थी कनकदास की कथा, जो यहाँ के 12वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। और उसमें वो बताया करती थी कि कैसे जाति प्रथा के बारे में जागृति लाने के लिए कैसे उन्होंने अन्न का रूपक बनाया और लोगों के सामने रखा कि कैसे जातियों में विभेद नहीं होनी चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए। तो ये मेरे अंदर काफी हलचल मचाता रहा कई वर्षों तक, और अंततः मैंने इस कार्य को पूरा किया है। एक बहुत लंबी सी कविता है, और जैसा कि अरविंद सर कह रहे थे, तृतीय संकलन के रूप में कुछ समय बाद ही आप सबके सामने ये पुस्तक आएगी, और उसका ही एक अंश मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। जी, ये प्रेरित है उनके उस जागृति से, रचनात्मक जागृति से, जो 12वीं शताब्दी में कनकदास जी ने हम सब के बीच में, हम लोकांतर में एक उदाहरण प्रस्तुत करके किया था। भयानक है छल, ये इसका शीर्षक अभी रखा है मैंने। सुनिएगा, थोड़ी लंबी सी कविता है और आशान्वित हूँ आप सबको अवश्य अच्छा लगेगा। धूप तेज होने लगी थी आसमान में, तैरने लगा था हल्का सा एक बादल। सुदूर जंगल से घर लौटते हुए लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाए तातप्पा के भीतर गहराता जा रहा है अपनी औकात की सोच। पहाड़ और राई का मेल कहीं होता है भला? धरती का निरादर कर आकाश का सपना देख रहे हैं। पहाड़ और राई का मेल कहीं होता है भला? धरती का निरादर कर आकाश का सपना देख रहे हैं लोग। पगडंडियों के ककरीली चुभन को भूल जाते हैं ये राजमार्गों पर चलने वाले। कलप कलप कर
तातप्पा फुसफुसाते जाते कितनी ही बातें, चलते चलते थाम लेता चिन्नो उन्हें, उमड़ चला था पूरे जमात का दर्द उनकी आवाज में। चिन्नो उन हजारों लड़कों में से एक था जिसके शरीर में उबाल मारता था लाल गर्म समंदर और गट्ठर ढोने को था मजबूर। नहीं मिला काम इस बार भी तातप्पा, बोला चिन्नो। सुनते ही भीगने लगी उनके गालों की छुर्रियां। छूत अछूत धनी गरीब की धक्कम धुक्की धरी की धरी है आज भी। समुद्र में रहते हुए बूंद भर पानी न मिले तो घुटने लगता है मन, ज्वलंत तिरस्कार। देखते रहते निर्निमेष तातप्पा, पेड़ की फुनगी पर बैठी पक्षी की तरह। अंत समय है, क्या राग क्या विराग, ऋण पर टिकी जिंदगी उतरती जा रही है किसी गहरी खाई में, और खाई से अधिक है भयानक छल। खाई से अधिक भयानक है छल जिसमें न मृत्यु है न जीवन है। समय को फांद कर पहुंच गए थे तातप्पा कनकदास के गीतों में, जिन्हें घर घर बांचा जाता था। चिन्नो का हाथ पकड़कर वे उतरते चले गए गहरे कवि की चेतना में। उस स्थान पर न तो कोई मुनि था, न कोई संगीत, और न ही वह नीला आकाश। उस रात नींद नहीं आई, मन स्मृतियों का वस्त्र उधेड़। वसंत की उगती धूमिल संध्या के प्रकाश में खेतों से घर लौटते हुए पदबद्ध किया था प्राणदर्शी, खेतों से लौटते हुए घर की ओर पदबद्ध किया था प्राण स्पर्शी ध्वनि दल ने। गीतों का एक प्रवाह नदी की लहर की तरह था ध्वनि। विशाल शाल वृक्ष के नीचे कुल्लों और भांटों का झुंड मंद्र स्वर में तल्लीन था गाते हुए स्वेद गीत। उमड़ते सागर की तरह व्याकुल वर्णों की मलिनता से आहत विच्छिन्न हृदयों को बीधने के लिए कनकदास की शब्द छटा कौंधती रही मानस नभ में। कण कण तप्त धैर्य के सभी बंध टूटे। एक स्वप्न की छटपटाहट कि कृषक माप सके भूख के भूगोल को, आंक सके पत्थर के विश्वास को। क्या आंक पाया है वह अब तक? उन्हें कई चित्र दिखाए गए जिनका कोई गंतव्य था ही नहीं। एक सांझ आकस्मिक रूप से सहसा बिजली गिरने सा विस्फोट करते हुए समझ स्वयं को अन्न का हरकारा चावल बोला, सच है मेरा रूप, मैं हूं उदर संचालक, पोषण से भर दूं उज्जवल रूप मनोहर श्रृंगारक। सामर्थ्य शक्ति मैं देवों का अभिष्ट नैवेद्य बना हूं, भाव मानव के उन्नत कर दुर्लभ ईश्वर का साध्य बनाऊं। तुम असुंदर अबल अनिश्चित तुम पार्थिव, मेरे सामने करो नत, मैं अधिक शुद्ध पवित्र मान मेरा, रस गंध से भरपूर सकल आनंद पाते, बनाकर खाद्यान्न मेरा वक्र हास्य से ध्वनित हुआ चावल। दिखलाओ सामर्थ्य तुम्हारा, मुक्त नहीं तुम सर्व विधान से, मैं कर बलिष्ठ श्रमरत भुजाओं को करता सिंचित गरिमा प्रदान। दिखलाओ अपनी पूर्ण शक्ति ज्ञानी देवों के सम्मुख, बोला रागी। रागी यानी मड़ुआ जो है आमतौर पे ग्रामीण और कृषक वर्ग इसका सेवन करता है और इसकी अपनी पौष्टिकता है, इसका अपना एक महत्व है ग्रामीण क्षेत्र में। और अब तो हेल्थ डाइट के वजह से सभी लोग खा रहे हैं। गेहूं से ज्यादा अभी रागी का ज्यादा मान है, मैं ये कहूंगी। रागी ज्यादा डाइटिशियंस के द्वारा बताया गया एक पोषक अन्न बताया जा रहा है। खैर, दो चार और इसमें है लाइनें मैं सुना देना चाहूंगी, ये बड़ा रोचक आपस में बातचीत है। मनहीन धूसर सर्व विदित कलंक से चिन्हित निज रूप दारिद्र की नग्न देह तुम हो प्रतीत, मुझे प्राप्त स्पर्श ज्ञानी ध्यानी और सुरलोक का समस्त सिद्धि का साध्य, मैं रसगंध बिखेरता स्वर्ण पात्र में होता शोभित। चावल की गर्भोक्ति हुई मुखर,
तेरे ऊंचे अहंकार का सत्य जिए विपदा में जीवन जड़ित बना तू फंसा हुआ है जड़ की मर्त्य क्षुद्रता भीतर देह में कृषक के बल बनकर शाश्वत नवसृजन दर्शा दिया है मैंने कहा रागी। दोष और व्यर्थता के बीच तुम्हारे अर्जित की आभा क्यों नहीं फूटी? निष्फल सब श्रम स्वेद रक्त और आंसू तुम्हारे नहीं योग्यता तुम में संकल्प को ओजस्विता की मेखला पहना सको। कर्कश स्वर मंद्र हो उठा चावल का। विश्वास नहीं होता झूठ का ऐसा सचेत संगम। विश्वास नहीं होता झूठ का ऐसा सचेत संगम। हम समान सूर्य जल वायु से हुए अंकुरित इस धरा पर तुम्हारा मन कभी नहीं जान पाया समदृष्टि को। तुम्हारा मन कभी नहीं जान पाया समदृष्टि को, लोक के गहन अस्तित्व को, पोषण की चिर अनंतता को। तुम्हारी एकाकी दृष्टि के सम्मुख अब कुछ भी नहीं रहा बाकी। तुम क्या जानो सम विषम का अनुराग, दंभ रहित विनीत बोला राग। तो ये ऐसे ही बातचीत चलती जाती है दोनों की और ये अंततः पहुंच जाते हैं राम के दरबार में और वहां उन्हें कारागार में डाला जाता है और 6 महीने बाद फिर दरबार सजती है राम की और उनको लाया जाता है दरबार में। बोरे में बंधे हुए होते हैं दोनों और उसके बाद जब खोला जाता है बोरा तो ऐसा कहा जाता है रागी जस का तस था और चावल में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े पड़ गए थे। तो यानी उन्होंने उस समय यह इन दोनों अन्न के रूपक के द्वारा एक रचनात्मक अभिव्यक्ति देकर लोगों में सामंजस्य बैठाने के लिए यह जागृति दी है और वहाँ ये निपटारा हो जाता है कि समाज के हर एक जीव का, हर एक मनुष्य का समान अधिकार है और समान उसका सम्मान होना चाहिए और इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हर एक का अपनी जगह पर, अपने स्तर पर उसका अपना अस्तित्व है और वह सभी संसार के सभी जीवों पर लागू होता है। तो ये एक ऐसी कथा थी जिसने बड़ा ही मुझे अंदर तक सोचने पर मजबूर किया था। तो इस पर मैंने ये एक लंबी सी कविता, इसे खंड काव्य तो नहीं कहूंगी लेकिन फिर भी ये बहुत लंबी कविता है जो विभिन्न भागों में विभक्त है और ये जल्दी ही लोगों के सामने आएगी ऐसा विश्वास कर। जी जी बढ़िया। और कुछ कविताएं अपनी ओर सुना दीजिए। हाँ, चूंकि हम बात कर रहे थे एक ऐसे समाज की जहां हमने बहुत खाइयां खींच ली हैं खुद, तो मुझे लगा ये मैं यहाँ पढ़ूंगी तो शायद कुछ स्वर। आज से पहले सिद्धलिंगैया जी ने उनकी जो कविता मैंने पढ़ी थी वो उनकी कविता संग्रह है हजारों नदियां, ಸಾವಿರಾರು नदीगळु कहते हैं कन्नड़ में, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी एक बहुत ही अलग जॉनर की कविता सुनाती हूँ। एक प्रेम श्रृंगार की कविता लेती हूँ। ये सारी कविताएं बिल्कुल नई हैं और ये कहीं कहीं पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हैं। स्नेह की बूंद। चुके हुए रिश्तों के मरु समय में, चुके हुए रिश्तों के मरु समय में स्नेह की बूंद का संधान मानो अपने तप का फल मिल जाए तपस्वी को। सांस को धौंकनी बनाकर पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने वाले श्रमिकों के श्रमगीत सा तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त में समा रहा है। रेशमी सीपों सी पलकों पर ढलते ढलते राशि राशि स्वप्न कभी न टूटने वाले तुम्हारे मन से बंधे हुए। तुम्हारे अनुराग को वर्ण कर भर ली है मैंने प्राणवान चेतना को। तुम्हारी आत्मा के अविभाज्य संकल्प को, तुम्हारी पुकार को। तुम में मूर्तिमान प्रेम की जिजीविषा चुपके से प्रवाहित है मेरी शिराओं में। हंस
सदृश तैर रहा हृदय में मुग्ध करता प्रेम तुम्हारा। तो ये एक कविता रही जो मुक्त मन की है। एक कविता आज के परिदृश्य से जोड़कर कहूंगी, जमीन की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसी के मद्देनजर ये लिखा था मैंने। क्या जारी रखूं या समय हो गया है? अभी अभी सुना सकती हैं कुछ कविताएं और। जी जी। हलाहल ये कविता का शीर्षक है। दुनिया भर की नफरतों ने मिलकर झूठ के परिदृश्य में कूट कूट कर भर दिया युद्ध की सार्थकता का दर्शन। दुनिया भर की नफरतों ने मिलकर झूठ के परिदृश्य में कूट कूट कर भर दिया युद्ध की सार्थकता का दर्शन। बहुतों के पास है अपने अपने जमीन से बिछड़ने का दर्द। बहुतों के पास है अपने अपने जमीन से बिछड़ने का दर्द। नदी की टीस और छिजती संवेदना एक अंधेरे कमरे से दूसरे अंधेरे कमरे में सुनाई देती चित्कार पराजित कर देते हैं तुम्हें। थक चुकी है आर्त पुकार, सूख चुकी है कानों की नमी, पथरा गई है प्रतीक्षाएं लंबे समय से। माँ याद आती है बेतरतीब तलाशती माँ को। माँ याद आती है बेतरतीब तलाशती हुई माँ को। कभी कभार सोचती हूँ ईश्वर तक ने समझा नहीं अब तक। जर्जर होता जा रहा है सभ्यता का हर कवच। विस्फोट में ढह गए इतिहास, कई विरासतें, नगर, ग्राम और इमारतें। धर्म का अभियोग पूर्व सूचनाएं हैं। असह्य है भूमिका लांछित होना। असह्य है भूमिका लांछित होना। धूप बिना रोशनी, फूल बिना महक सा मातृभूमि से बिछड़ना मनुष्यता का शोक पर्व है। एक व्यष्टिवादी षड्यंत्र। धूप बिना रोशनी, फूल बिना महक सा मातृभूमि से बिछड़ना मनुष्यता का शोक पर्व है। एक व्यष्टिवादी षड्यंत्र। इस बेला में सबके खातिर थिर होकर प्रतीक्षा करूं तुम्हारा। प्रार्थना में, उच्चाटन में, स्पर्श में, गुंजन में। इस बेला में सबके खातिर थिर होकर प्रतीक्षा करूं तुम्हारा। प्रार्थना में, उच्चाटन में, स्पर्श में, गुंजन में। मानवता के लिए आओ किसी के आंगन में या किसी सीमांत में मार दिए जाने से पहले आओ धारण करें अहिंसा। किसी के आंगन में या किसी सीमांत में मार दिए जाने से पहले आओ धारण करें अहिंसा। उन धम्म पदों की शक्ति को जिसमें तिरोहित हो गया था हिंसा। आओ मानवता के लिए आओ। वाह। ये कुछ आह्वानक कविता थी जो जी। और सुनाओ। हाँ, 2 कविताएं और सुना दीजिए। अच्छा ठीक है। मेरी ज्यादातर कविताएं समाज विमर्श से ही संबंधित है, जिसमें राजनीति और धर्म तो मुख्य पहलू हैं ही, और हम सब उसमें घुटे हुए हैं, पिसे हुए हैं, जमे हुए हैं, या कहिए डूबे हुए हैं। जो भी कहिए आप, कोई भी क्रिया शब्द उपयोग कर लें, ये हम सब इससे न तो दूर हो सकते हैं न छूट सकते हैं। हम सब इसमें हैं और रहेंगे। तो एक और उसी जॉनर की कविता है अंतर विरोध। भादों की चिलचिलाती धूप में कंक्रीट गिराते मजदूर के बेलचे अचानक ठिठक गए। भादों की चिलचिलाती धूप में कंक्रीट गिराते मजदूर के बेलचे अचानक ठिठक गए। मिक्सर का शोर थम गया।
मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर लग जाने से बन गई थी बावरी। यह बेकाबू उड़ान पत्थर के पीछे या षड्यंत्रकर्ता के, यह बेकाबू उड़ान पत्थर के पीछे या षड्यंत्रकर्ता के, बात समझना न था आसान। घात सदा ऐसी ही होती है, घात सदा ऐसी ही होती है। हम होते रहे हैं पैदा, बहलाते रहे हैं खुद को। हम होते रहे हैं पैदा, बहलाते रहे हैं खुद को इन्हीं कृत्रिम सक्रिय आत्मघाती गलियों में। कभी मार्क्स आगे तो कभी बुद्ध पीछे, अंतर विरोध का सिलसिला थमता नहीं। विषम की थाप पर सम की ताल, जूझते रहने को विवश करता सवाल। तो सवाल छोड़ रही हूं इस कविता में, और ये प्रश्न करती कविताएं हैं कई। हाँ, और आखिरी कविता आप। आखिरी कविता बिल्कुल स्त्री से संबंधित, विशेष रूप से घर का पर्यायवाची होती है स्त्री। कहाँ हूं मैं उस सांझ की गहरी लालिमा के बीच, अपनी जड़ उंगलियों से झोपड़ी के पुआल पर रखी रोशनी की डिबिया बुझाई, बुदबुदाई कहाँ हूं मैं। औधा चांद अब पलंग पर सोचने लगती है, औधा चांद अब पलंग पर सोचने लगती हूं मैं। आंगन के आम की डाल पर पत्तों में घोंसले हों, चिड़िया और मैना गुनगुनाती हो, महकता हो गुलाब और गेंदे से भरा आंगन। कभी खिड़की से फेंक दूं दाना तो उतर आए गौरैया, कबूतर, तोता। जैसे आंगन बन जाए सारा आसमान, अन्याय की ठंडी जमीन पर लौट आई थी मैं, बुदबुदाई कहाँ हूं मैं। कंक्रीट के जंगल में खोजती एक छोटा सा घर, घर का न होना जैसे खिड़की के बाहर बदलते दृश्यों का न रहना है। कंक्रीट के जंगल में खोजती एक छोटा सा घर, घर का न होना जैसे खिड़की के बाहर बदलते दृश्यों का न रहना है। अव्वल तो घर में खिड़की का न होना घर का न होना है। मशीन की गति से निश्चय किया उसने, वह तलाश करेगी खिड़की के बाहर आसमान में अपना घर। तो ये थी कविता, चुनौती के साथ छोड़ी गई है भूमिका को। नहीं, बहुत शानदार कविताएं हैं आपकी, और आपके आने वाले संग्रह की मैं पहले से ही बधाई आपको दे रहा हूँ, और छप जाएगी तो मंगा भी लूंगा उसे, क्योंकि उन कविताओं को इकट्ठे पढ़ने में जो आनंद आएगा वो दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक साथ संवाद के साथ और पूरी कहानी जो समाप्त होती है उसके साथ पढ़ने में ही वह उसका पूरा संपूर्ण विषय वस्तु को पाना है। जी जी जी। तो बहुत शानदार कविताएं आपकी रही आज, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि भविष्य में फिर कभी बहुत आभारी बैठेंगे और आगे कोई अवश्य अवश्य। सभी को बहुत नमस्कार।